चलिए देखते हैं कि आखिर ब्लू इकोनॉमी है क्या और क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है ये हमारे लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये ब्लू इकोनॉमी क्या है और इसका क्या महत्व है। देखिए, हमको ब्लू इकोनॉमी देखना है। क्यों? क्योंकि लगातार न्यूज़ में है पिछले 5-6 महीनों से। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सरकार ने कुछ बात भी की है ब्लू इकोनॉमी के बारे में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत ने ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड फ्रांस के साथ कुछ समझौता भी किया है। तो हम जो इम्पॉर्टेंट है, हमको ब्लू इकोनॉमी से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम उसको कवर कर लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लें। तो ब्लू इकोनॉमी द 6th डायमेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2030। देखिए, अगर हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो आपको याद होगा कि 2019 में भारत सरकार के द्वारा जब वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया था, तो वहां पर वित्त मंत्री जी ने एक टारगेट रखा था। उसको बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन फॉर न्यू इंडिया बाय 2030, यानी भारत सरकार का 2030 तक नया भारत बनाने का विजन क्या है, वो सरकार ने कुछ रखा था। और उसमें ब्लू इकोनॉमी पर भी फोकस किया था और लगातार दुनिया के कई देशों में इसकी चर्चा हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि ब्लू इकोनॉमी है क्या। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है, फिर हम और भी चीज़ें देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स, इसका सिग्निफिकेंस, और ये जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक भारत को न्यू इंडिया बनाने का या एक नया भारत बनाने का, वो विज़न क्या है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझ लें कि ब्लू इकोनॉमी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको गंटर पाउली नामक एक व्यक्ति ने, या गुंटूर पाउली नामक एक व्यक्ति ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था ब्लू इकोनॉमी का। तो नाम तो नहीं पूछेंगे, बहुत टफ है, कहीं पूछ ले। अब है क्या? देखिए, ब्लू इकोनॉमी का मतलब क्या है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पता है कि ओशियंस में बहुत सारे रिसोर्सेस पाए जाते हैं, चाहे वो मछली हो या सी ग्रास हो, या फिर ओशियन में एनर्जी होती है, या ओशियन बहुत ज़्यादा कार्बन अवशोषित कर लेते हैं जिससे क्लाइमेट नहीं चेंज होता है। तो बहुत सारे महत्व हैं समुद्र के या मैरीन इकोसिस्टम के। ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी और कुछ नहीं है, कह रही है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जो भी ओशियन के रिसोर्सेज हैं उनका हम सतत प्रयोग करें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए। अब पहला एक टर्म आता है कि सस्टेनेबल यूज का मतलब क्या होता है, सतत उपयोग का या सतत प्रयोग का मतलब क्या होता है। देखिए, जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनका हम उचित ढंग से प्रयोग करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उसको संरक्षित करें। तो इस प्रकार के यूज़ को बोलते हैं सस्टेनेबल यूज़। फिर बोल रहा हूँ, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे ओशियन रिसोर्सेज हैं, तो उनका हमको कुछ इस प्रकार से प्रयोग करना है कि हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उन रिसोर्सेज को हम संरक्षित भी करें। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल यूज़। तो ब्लू इकोनॉमी क्या है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ओशियन रिसोर्सेज का सतत प्रयोग करके, यानी अच्छे ढंग से प्रयोग करके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करना ही ब्लू इकोनॉमी है। आगे देखते हैं, अगर हम ब्लू इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, लाइवलीहुड बढ़ेगा, या आजीविका में, लोगों के आजीविका में सुधार होगा। लोगों को जो भी रोजी रोटी मिलेगी वो बेहतर ढंग से मिलेगी, जॉब्स बढ़ेंगी। उसके बाद इम्प्रूव्ड ओशियन इकोसिस्टम हेल्थ, यानी ओशियन की जो भी हेल्थ है या ओशियन इकोसिस्टम की हेल्थ में सुधार होगा। क्योंकि अगर आप समुद्र का यूज़ करोगे तो ओशियन के इकोसिस्टम के जो हेल्थ होगा उसमें भी सुधार करने का प्रयास करोगे। हालांकि सिर्फ सुधार नहीं होगा, अगर ओशियन का अधिक प्रयोग होगा तो पॉल्यूशन भी तय है। अब आगे देखते हैं, इस ब्लू इकोनॉमी के कुछ कंपोनेंट्स हैं या कुछ इसके भाग हैं कि हम इससे क्यों ये इंपॉर्टेंट है भविष्य के लिए, ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था। देखिए, अगर हम भविष्य की बात करें ब्लू इकोनॉमी के कंपोनेंट्स की, तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा। अब ये क्या है? इसी को बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। अब ये है क्या, पहले ये समझिए।
रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये होता है कि ऐसी एनर्जी जिसका हम प्रयोग करें ना तो उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को निगेटिव इम्पैक्ट हो, यानी कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा ना हो, प्लस उसके सोर्स कभी ख़त्म ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं विंड एनर्जी, जैसे मैं बात करूं जल ऊर्जा की, तो क्या कभी विंड समाप्त होगी? नहीं। तो क्या हो गई? नवीकरणीय या अक्षय, कभी ना ख़त्म होने वाली। तो पहली चीज़ क्या हो गई? ओशियन का जो पहला कंपोनेंट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबल मैरीन एनर्जी, यानी अगर हम समुद्र के माध्यम से बहुत सारी जल ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, कैन प्ले अ वाइटल रोल इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये एनर्जी क्या कर सकती है? ये एनर्जी जो हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है। कैसे? देखिए, हमको पता है कि हम पानी के माध्यम से जो भी पानी की या वाटर की काइनेटिक गतिज ऊर्जा होती है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम टरबाइन को घुमाते हैं। टरबाइन क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रयोग, उस विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हम सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में कर सकते हैं, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो जैसे स्कूल, जैसे हॉस्पिटल, या फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जैसे आप देखोगे कि रोड या आप देखोगे रेलवे लाइन, ये सारी चीज़ें शामिल हैं इसमें। तो उम्मीद है आप पहला कंपोनेंट समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। फिशरीज, हमको पता है कि समुद्र में बहुत सारा मछलियों का भंडार है। अब क्या कह रहा है? सस्टेनेबल फिशरीज कैन जनरेट मोर रेवेन्यू। अगर हम जो मत्स्य पालन है, या मत्स्य पालन तो अलग हम लोग पालते हैं, समुद्र में जो भी मछलियां पाई जाती हैं उनका अगर हम सस्टेनेबल यूज़ करें, मतलब जितनी आवश्यकता है उसका प्रयोग करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित करें, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सस्टेनेबल फिशरीज। कह रहा है कि अगर हम सस्टेनेबल फिशरीज करें या मत्स्य पालन करें या मत्स्य मछलियों का वहाँ से प्राप्त करें समुद्र से, तो इससे जो राजस्व होगा, रेवेन्यू होगा, वो अधिक हमको प्राप्त होगा। आगे देखें, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, यानी ओवर 80% ऑफ गुड्स ट्रेड। हमको पता है कि जो भी हमारा आयात निर्यात होता है, जो भी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, वो बेसिकली आप देखोगे कि समुद्र से ही होता है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है टूरिज्म। अगर हम टूरिज्म को फोकस करें तो बहुत सारी जॉब और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि टूरिज्म मतलब लोग अगर देखने को हैं, जैसे हम लोग मुंबई जाते हैं तो हम लोग जुहू देखने जाते हैं। जुहू का मतलब होगा समुद्र की लहरें आती हैं, देखने में खूबसूरत लगता है। सूरज ढलते हुए अगर आप जुहू देखिए तो बड़ा आनंद मिलता है। तो ये बेसिकली उसी टूरिज्म की बात कर रहा है। टूरिज्म पर लोग आएंगे, जैसे लोग घूमने आएंगे जुहू, तो कुछ खर्चा करेंगे, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ब्लू इकोनॉमी? देखिए, ओशियंस आर एन इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक। कार्बन सिंक एक इन्वायरमेंट का टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आप किसी भी चीज को देखोगे, जैसे हम बात करें पेड़ की, तो पेड़ क्या करता है कि कार्बन का उत्सर्जन भी करता है और अवशोषण भी करता है। लेकिन अंतर क्या है कि पेड़ के द्वारा जो भी उत्सर्जन किया जाता है और जो अवशोषण किया जाता है, उत्सर्जन बहुत कम कार्बन का होता है और अवशोषण बहुत ज़्यादा होता है। तो कार्बन सिंक हम पेड़ को बोल सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज या ऐसा ऑब्जेक्ट जो कार्बन को उत्सर्जित कम करे, अवशोषित ज़्यादा कर ले, उसको हम बोलते हैं कार्बन सिंक। अब अगर हम बात करें क्लाइमेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में, तो हमको पता है कि जो समुद्र हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन को संचित किए हुए हैं। अगर समुद्र के द्वारा ये कार्बन संचित ना किया जाता तो हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की या टेम्परेचर जो बढ़ता उसकी समस्या देखने को मिलती। तो इसने भी कंट्रोल कर रखा है। वेस्ट मैनेजमेंट, बेटर वेस्ट मैनेजमेंट ऑन लैंड कैन हेल्प ओशियंस रिकवर। अगर हम वेस्ट का मैनेजमेंट अर्थ पर ही बेहतर ढंग से कर लें तो वो वेस्ट नदियों के द्वारा या नालों के द्वारा समुद्र में नहीं जाएगा और हमारे समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बेहतर ढंग से काम करेगा। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि आखिर महत्व क्या है ब्लू इकोनॉमी का, क्यों दुनिया के सभी देश ब्लू इकोनॉमी को फ्यूचर इकोनॉमी के तौर पर देख रहे हैं। देखें, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह रहा है कि अगर हम इसकी बात करें ब्लू इकोनॉमी की, तो ब्लू इकोनॉमी में अगर आप 1 रुपये खर्चा करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट 5 गुना आपको मिलता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 1 रुपये खर्चा करेगा तो उसको 5 रुपये का फायदा होगा।
यही लिखा हुआ है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप 1 रुपया खर्चा करेंगे तो आपको कम से कम 5 रुपए का फायदा होगा। दूसरी चीज, सिनर्जी विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये क्या है ये समझते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने कुछ एसडीजी गोल्स बना रखे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना रखे हैं, तो ये उसके साथ भी एक प्रकार से जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 की बात करें तो ये बात करता है कि पानी के नीचे जीवन क्या है, उसकी बात करता है, पानी के नीचे की जीवन की बात करता है। और ब्लू इकोनॉमी में भी हम बेसिकली पानी के नीचे के जीवन की बात करते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि डेवलपमेंट हो लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, सतत रूप से, उसमें गोल नंबर 14 है कौन सा? लाइफ बिलो वाटर, सस्टेनेबल एनर्जी। समुद्र से हमको जो भी एनर्जी मिलेगी वो रिन्यूएबल होगी। रिन्यूएबल मतलब है कि उसका सोर्स कभी खत्म नहीं होगा और उसके द्वारा उस एनर्जी को बनने में या उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। अब भारत के लिए इसका महत्व क्या है? देखिए, हम सबको पता है कि भारत, आप देखोगे, भारत को बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब अगर हम इसकी बात करें तो भारत का 7500 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन है। हमको पता है कि भारत की अगर आप कोस्ट लाइन देखोगे तो भारत के कोस्ट लाइन में आप देखोगे कि भारत का तट जो है वो 9 राज्यों में फैला हुआ है, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, और लगभग 7500 किलोमीटर का पूरा मामला है। अब अगर हम इसकी बात कर लें तो इसका मतलब है भारत में इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी लगभग 75 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन या तट रेखा पाई जाती है समुद्र के सहारे। साथ ही साथ भारत के 12 बड़े और 200 छोटे पोर्ट भी पाए जाते हैं। इस बात को गौर करना। अब ये पार्ट लिखा है, इसका मतलब पोर्ट होगा बंदरगाह। तो भारत के 12 बड़े और 200 पोर्ट्स भी समुद्र के सहारे पाए जाते हैं। तो इसलिए भारत ब्लू इकोनॉमी का बहुत बेहतरीन ढंग से फ़ायदा उठा सकता है। अब हमने पूरा ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। आप, अगर आपको किसी प्रिलिमिनरी एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिलेगा, पीटी में कोई क्वेश्चन मिलेगा, तो भी आप उसको टैकल कर सकते हो। और अगर मेंस में लिखने को आ गया ब्लू इकोनॉमी के बारे में तो आप बेहतर ढंग से उसका जवाब दे सकते हो। अब हम देखेंगे इंडियाज विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2030। भारत का जो 2030 का 2030 में विजन था, यानी 2019 में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया था और 2030 का जो विजन प्रस्तुत किया था वो क्या है समझते हैं। ये किस बजट में घोषित किया गया? 2019 में। क्या लक्ष्य था? 2025 तक भारत की जो इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन की बनाने की और 2030 तक इसको 10 ट्रिलियन डॉलर्स की बनाने की थी। तो इस बात को ध्यान रखना कि 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का उद्देश्य था और 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का उद्देश्य था भारत सरकार का, इंडियाज विजन ऑफ न्यू इंडिया बाय 2030 में। अब इसके विजन देख लेते हैं, किसके? जो ये विजन है 2030 वाला कि भारत को न्यू इंडिया बनाएंगे, कैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, उसके डायमेंशंस क्या हैं, कैसे उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए। तो सरकार ने कहा था टू क्रिएट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार कह रही है कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे ताकि हम 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाए। फिर डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? ताकि डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें यूथ का इंपॉर्टेंट योगदान होगा, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स आएंगे, नई नई कंपनियां खुलेंगी और जॉब्स क्रिएट होंगे। तीसरी चीज़, टू मेक इंडिया पॉल्यूशन फ्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल्स। कह रहा है सरकार का जो विजन था इसमें इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा गया था और कहा था कि भारत को पॉल्यूशन फ्री बनाया जाएगा 2030 तक। कैसे? हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करेंगे और प्लस एनर्जी में हम रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं। सरकार ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी फोकस किया जाएगा, इंडस्ट्री को रूरल क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा ताकि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। आगे सरकार ने कहा था क्लीन रिवर्स विथ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सरकार ने कहा था कि हम नदियों को साफ करेंगे और पेयजल की, जो स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या है ये देखते हैं। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि सरकार ने यहाँ पर क्या कहा, बिसाइड्स स्केलिंग अप सागरमाला। सरकार ने क्या कहा कि सागरमाला को हम बढ़ावा देने का प्रयास तो करेंगे,
लेकिन उसके साथ साथ हम और भी बहुत चीज़ें करेंगे। चलिए देखते हैं ये क्या है, थोड़ा सा धुंधला आ रहा है शायद। देखिए, सरकार ने क्या कहा था कि सागरमाला को तो हम बढ़ाएंगे। सागरमाला एक प्रोजेक्ट था, सरकार के द्वारा शुरू किया गया था ताकि जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, साथ ही साथ बंदरगाह के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाए, बंदरगाह में भी डेवलपमेंट हो और आसपास के क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट हो। तो इसलिए सागरमाला शुरू किया गया था। साथ ही साथ इंडियाज कोस्टलाइन एंड ओशियन वाटर्स विल पावर डेवलपमेंट। देखिए, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है और जो ओशियन वाटर है उसके द्वारा हम पावर डेवलपमेंट कर सकते हैं, या फिर हम उसके द्वारा इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। यानी जो ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो आपको जो विजन टू 2030 है भारत सरकार का, उसका जो डायमेंशन नंबर 6 है वहां पर भी देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ पाए होंगे।